प्रताप की दो जुड़वा बेटियां होती हैं, सिया और सयूरी। दोनों के पैदा होने के कुछ साल बाद एक भयंकर अग्नि दुर्घटना में सिया और सयूरी की मां राजश्री की मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रताप ने ही सिया और सयूरी की देखभाल की। एक गरीब आदमी होने के बावजूद भी उसने अपनी दोनों बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया। एक रोज, सिया, सयोरी, देखो बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए बेकरी से क्रीम रोल लाया हूँ। तुम दोनों को ये बहुत पसंद है ना? हाँ पापा, धन्यवाद। आप दुनिया की सबसे अच्छे पापा हो। सिया और सयूरी दोनों में से सयूरी हमेशा से ही पढ़ाई में कमजोर थी, वहीं दूसरी ओर सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। प्रताप एक चौकीदार की ड्यूटी पर होता है। वो दिन भर एक कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर ड्यूटी करता और फिर रात में एक बंगले के बाहर ड्यूटी करता। ऐसे ही कड़ी मेहनत करके वो अपनी बेटियों को पालता। सयूरी के कम मार्क्स देख वो उसे डांट लगाता है। सयोरी बेटा, ये तो गलत बात है ना। पापा दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और तुम पढ़ाई नहीं करती। अपनी बहन सिया को देखो, पूरे विद्यालय में अव्वल आई है, और तुम देखो, सूरज से तो एक हो। काश सीरत से भी हो जाती। सिया दिन रात पढ़ती रहती है, वहीं सयूरी को एक फिल्म अभिनेत्री बनना होता है और उसे अभिनय करना, नाचना, गाना बहुत पसंद होता है। ला 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 ला। अरे सयूरी, जरा एक गिलास पानी तो दे दे, बहुत गर्मी हो रही है। एक ग्लास पानी की कीमत तुम क्या जानो सिया। ओफो, दिन रात बस यही करती रहती है तू। कभी किताब खोलकर पढ़ाई भी कर ले बहन। अरे सिया, मेरे हिस्से की पढ़ाई तू ही कर लेना। वैसे भी तू इतना पढ़ती है, जैसे कि पूरी विद्यालय की पढ़ाई तू ही करती हो। दिन और रात 24 घंटे लगातार काम करके प्रताप की तबीयत खराब होती, लेकिन फिर भी वो बिना किसी रुकावट के काम करते ही रहता है। अपनी दोनों बेटियों की जरूरतों को पूरा करने के खातिर तीज त्योहार पर भी वो ओवर टाइम काम करता और अपनी बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदता। समय बीत जाता है और सयूरी और सिया अब कॉलेज में पढ़ने जाती हैं और प्रताप भी बूढ़ा हो जाता है। एक दिन सयूरी के कॉलेज में मुंबई से कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोग आते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी सयूरी उनके पास जाकर कहती है, सर, मैंने अभी सुना कि आप लोग वो सपनों के शहर बम्बई से आए हो, है ना? मैं भी अदाकारा बनना चाहती हूँ। एक्टिंग, नाच गाना, नाटक, ये सब मेरे रग रग में कूट कूट के भरा है। चाहिए तो आजमा के देख लीजिए, भोलेनाथ की सौगंध। अच्छा, तो फिर बना अपना ऑडिशन टेप और फिर हम सोचते हैं क्या करना है आगे। कौन सा टेप? वो क्या है ना, हमारे जीवन में हमने सिर्फ सेलो टेप के बारे में सुना है। ये ऑडी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ चलो। वो मैडम सयूरी को एक कमरे में ले जाती है और उसे स्क्रिप्ट देकर उसका ऑडिशन लेती हैं, जिससे खुश होकर वो सभी उसे मुंबई ले जाने का फैसला करते हैं। और एक रात अपने पापा और बहन को बिना बताए सयूरी उन लोगों के साथ मुंबई चली जाती है और वहां जाकर वो उन्हें फोन करके सब बताती है। क्या मतलब बेटा, तुम्हारा दिमाग जगह पर है कि नहीं? ऐसे बिना बताए तुम निकल पड़ी। यहाँ तुम्हें हमने पूरे गांव में ढूंढा, चप्पा चप्पा छान मारा। सिया और मेरी तो जान निकले जा रही थी और तुम बेपरवाह होकर चली गई मुंबई। मैं और क्या करती पापा, मेरा बचपन से सपना था, उसी को पूरा करने के वास्ते मैं यहाँ आई हूँ। अब मुझे मेरे सपने को कैसे भी पूरा करना ही होगा और मैं आपका नाम जरूर रोशन करके रहूंगी। सॉरी पापा, अगर आपको बताती तो आप मुझे मना करते, और सिया भी। अच्छा पापा, रखती हूँ, ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। सयूरी फोन कॉल कट कर देती है। सयूरी, सयू, काट दिया फोन। न जाने कब सद्बुद्धि आएगी इस अकल की अंधी को। एक हफ्ते बाद सिया के कॉलेज की आखिरी परीक्षा खत्म होने के बाद प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई के लिए निकल जाते हैं और वो सयूरी को संपर्क करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस तक नहीं पहुंच पाते। गरीब प्रताप अपनी बेटी सिया संग मुंबई की सड़कों पर सयूरी को ढूंढता है। फिर वो लोग एक छोटी सी चौल में रहते हैं। पापा, इस चौल में हम कुछ ही दिन रहेंगे। मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू दिए हैं। एक बार बस नौकरी लग जाए तो हम अच्छे से मकान में रहेंगे। और पुलिस सर से भी मेरी बात हुई है, वो सयूरी को खोज ही रहे हैं। थोड़े दिनों बाद सिया को बड़ी पोस्ट पर नौकरी लग जाती है और प्रताप और सिया दोनों भी मुंबई की बड़ी सी बिल्डिंग में रहने लगते हैं।
एक रोज जब सिया और प्रताप एक जगह से गुजर रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि सयूरी एक फिल्म की शूटिंग कर रही है। तभी वो तीनों एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखें भर आती हैं। पापा, सयूरी! सयू बेटा। सयूरी प्रताप को कस के गले लगाती है और सिया को भी। फिर वो भावुक होकर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, लेकिन आप निराश मत होइए। जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आपकी बेटी इस माया नगरी में आई थी, आज वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। मुझे अपनी पहली फिल्म मिल गई है। मैं एक हीरोइन बन गई हूँ पापा। सच? सयू बेटा, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। एक तरफ सिया को मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई और यहाँ तूने भी आखिरकार उड़ान ले ही ली। अब तीनों का मिलन हो चुका था। तीनों एक साथ रहने लगे। सयूरी अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी कर रही थी और सिया भी धीरे धीरे अपने जीवन में भरपूर तरक्की प्राप्त करने लगी थी। एक रात अचानक से कुछ गुंडे सयूरी का पीछा करते हैं। ए हीरोइन, चल चल, ज्यादा नखरा मत कर और अपन को सारा पैसा दे जो भी है तेरे पास। चल चल। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? तो दूर हो जाओ, छोड़ दो मुझे। अरे ऐसा कैसे छोड़ देने का मैडम, छोड़ने के लिए थोड़े पकड़ा है अपन। अरे चलो चलो, निकाल लो पैसा, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहले बता दे रहे हैं अपन। सयूरी गुंडों की बात नहीं मानती और जब सयूरी उनसे जबान लड़ाती है, तभी वो गुंडे उसके गले पर छुरी से वार करते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। बॉस, लगता है ये लड़की टपक गई, मर गई है ये लड़की। अरे क्या बातें कर रही है तू? इससे पहले कि अपन लोग किसी लफड़े में पड़ जाएं, भाग यहाँ से। तीनों गुंडे सयूरी को सड़क पर बेसहारा छोड़कर भाग जाते हैं। उन्हें ये लगता है कि सयूरी मर चुकी है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो जिंदा होता है। आसपास के लोग सयूरी को अस्पताल ले जाते हैं और प्रताप और सिया को भी बुलाया जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद जब डॉक्टर बाहर आते हैं, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? वो ठीक तो है ना वो? हाँ डॉक्टर, मेरी बहन को कुछ होगा तो नहीं ना? घबराइए मत आप दोनों, सयूरी जी को कुछ नहीं हुआ है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गले पे जो वार हुआ है वो बड़ी नहीं, मामूली चोट है। उन्हें होश आ चुका है। आप दोनों उनसे मिल भी सकते हैं। सिया और प्रताप सयूरी से मिलते हैं और फिर सयूरी उन्हें सब बताती है और फिर वो सब सुनकर गुस्से से सिया बोलती है, सयूरी, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं उन तीनों गुंडों को नहीं छोड़ूंगी। अब देख तेरी जुड़वा बहन क्या करती है। हमारा जुड़वा होना शायद इसी दिन के लिए लिखा गया था। सिया उन क्रूर दरिंदे गुंडों के अड्डे का पता लगाती है और फिर उनके अड्डे पर सफेद साड़ी पहनकर और हाथ में जलती हुई मोमबत्ती लेकर भूतनी के अवतार में जाती है, ताकि उन्हें लगे कि ये तो सयूरी की आत्मा है। क्यों रे दरिंदो, मुझे उस सड़क पर अकेले मरते हुए छोड़ गए? तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से पीछा छोड़ दूंगी मैं तुम्हारा? मैं तुम तीनों से बदला लेने आई हूँ। आई शपथ, बचाओ मम्मी। अरे बॉस, ये तो उस लड़की का भूत है। ओ, अपनी तो वाटिच लग गई। अरे देवा रे देवा, बचाओ बचाओ मम्मी। सिया भूतनी बनकर उन तीनों को खूब दौड़ाती है और परेशान करती है और फिर कुछ देर बाद वहाँ पर सयूरी, प्रताप और पुलिस ऑफिसर आते हैं। तब गुंडों को पता चलता है कि दोनों बहन जुड़वा हैं। अल्लाह, ये क्या मतलब? अपन को येड़ा बनाया। ओए ज्यादा बकवास मत कर, अब चलो तीनों के तीनों जिंदगी भर जेल में चक्की पीसना। पुलिस उन गुंडों को गिरफ्तार करके ले जाती है और सयूरी और सिया दोनों बहन एक दूसरे के गले लगती हैं। सयूरी की पहली फिल्म रिलीज हो जाती है और सिया भी अपनी कंपनी की CEO बन जाती है और दोनों जुड़वा बेटियां अपने गरीब बाप के लिए एक बड़ा बंगला खरीदती हैं और उन्हें तोहफे के तौर पर देती हैं, जिसे देख प्रताप की आंखें नम हो जाती हैं। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी 2 जुड़वा बेटियों के कारण मैं आज एक बंगले का मालिक बन गया। कल तक बंगले का चौकीदार था मैं, लेकिन आज अपनी बेटियों के कारण मैं भी एक बंगले का मालिक बन गया। तुम दोनों पे बहुत गर्व है मुझे।
तीनों एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं और सिया और सयूरी दोनों जुड़वा बहनें अपनी जिंदगी में खूब तरक्की प्राप्त करते हैं। नताशा की शादी वंश से होती है। नताशा रूप रंग में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन वो खाने में इतनी मिर्ची खाती है कि लोग हैरान रह जाते हैं। ससुराल में सास गायत्री, ससुर मनोहर और ननद स्वीटी होते हैं। सुबह सवेरे नताशा आकर गायत्री को चाय देती है। तभी चाय पीकर गायत्री को काफी तीखा लगता है और वो चीखने लगती है और पूरे घर को सर पर उठा लेती है और सोफे पर कूद कूद कर नाचने और उछलने लगती है। अरे मेरा मुंह जल गया रे। ये लो पानी। मम्मी मम्मी ये बंदरिया की तरह नाचो मत और एक जगह पर बैठकर पानी पियो। गायत्री पानी पीती है, तब जाकर वो शांत हो जाती है। हे भगवान, अरे नास पीटी कलमुही, ऐसा क्या मिलाया था इस चाय में जो मेरे गले की ऐसी की तैसी हो गई। अरे बाप रे बाप, मेरी तो जान ही चली जाती। आंखें देख मेरी लाल पीली हो गई, नास पीटी कहेगी नहीं तो। सॉरी माँ जी, वो एक्चुअली मैंने अपने लिए मिर्ची पाउडर वाली चाय बनाई थी, तो गलती से शायद मैंने अपना कप आपको दे दिया और ये बवाल हो गया। अरे चुड़ैल, कितनी मिर्ची खाएगी? एक दिन मिर्च खा खा के तेरे इतने बुरे हाल होंगे कि तू खुद कहेगी माँ जी आप सही थी। कैसी भाभी है मेरी, लोग चाय में चीनी डालते हैं, लेकिन ये मोहतरमा तो चाय में भी मिर्ची डालती है। हाँ नहीं तो। यही नहीं, नताशा तो हर एक खाने की डिश में भर भर के, चाहे वो रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, चावल हो या दूध हो, हर चीज में मिर्ची डालती रहती और मजे से खाती। यहाँ तक कि टूथपेस्ट में भी मिर्ची फ्लेवर वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करती। एक सुबह नताशा का पति वंश बाथरूम में ब्रश करते समय चिल्ला चिल्ला कर साबुन से फिसल कर गिर पड़ता है और उसे बुरी तरह चोट लग जाती है। आ आ आ आ आ आई, मर गया रे। वंश की चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले तुरंत भागते दौड़ते चले आते हैं। क्या हुआ वंश बेटा? अब भैया, आप ठीक तो है ना भैया? वंश, बेबी बेबी, आप चिल्ला क्यों रहे थे और आप ब्रश करते करते अचानक से गिर कैसे गए? छिपकली देख ली क्या बाथरूम में? अरे इतना तीखा टूथपेस्ट भी कोई इस्तेमाल करता है क्या? पागल हो गई तुम? हर जगह मिर्च मिर्च मिर्च। मुझे लगा ये मेरा टूथपेस्ट है, इसीलिए भरी नींद में मैंने ये नताशा का टूथपेस्ट ही ले लिया और इससे अपने दांत घिसने लगा और मेरे मुंह में तीखा लगने के कारण बहुत जलन हुई और फिर साबुन से फिसलकर मैं गिर गया। सभी नताशा को बहुत सुनाते हैं और नताशा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। नताशा पर लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तब भी अपनी बेहिसाब मिर्ची खाने की आदत से बाज नहीं आती और वो दिन भर मिर्ची खाती रहती। लाल, हरी, काली, हर प्रकार की मिर्ची। उसने अपने कमरे में एक संदूक में सारी मिर्चियों का स्टोर कर रखा था और तो और उसके रूम में हर जगह मिर्ची पाउडर के डिब्बे रखे हुए होते हैं। मिर्ची ओ मिर्ची, न जाने हम कितने दुखों से गुजरते, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। मिर्ची तुम मेरी जान हो, मेरे जीने का डोज, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मिर्ची ना हो। लाइफ का और खाने का असली तड़का तुमसे ही तो लगता है ना। घर वाले नताशा की ये सारी पागलों जैसी बातें सुनकर एकदम हैरान और दंग रह जाते हैं। नताशा दिन के 8 पहर मिर्ची के फूड आइटम्स खाती रहती, जैसे स्पाइसी बर्गर, स्पाइसी नूडल्स, पनीर चिली, मिर्ची फ्राइज। जब गायत्री अपने लिए उपमा बनाने रसोई में आती है तब भी। अरे नताशा बहू, ओ नताशा बहू, तू तो उपमा इतना बेस्वाद बनाती है कि खाकर पेट खराब हो जाए, इसीलिए मैं ही बनाऊंगी आज उपमा। मिर्च मिर्च कहाँ रख दी इस निगोड़ी ने? आज सुबह ही तो मनोहर जी लाए थे बाहर से, वो भी टोकरी भर के। लेकिन जब गायत्री मिर्ची की टोकरी को देखती है तब वो टोकरी पूरी खाली हुई होती है। ये देखकर गायत्री गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो नताशा को सबके सामने टोकरी दिखाते हुए चिल्लाती है।
ये देखिए सब लोग, कैसे इस डायन ने सारी मिर्चियां सफाचट कर दी हैं? अरे तुझे जैसी कुलक्षणी को तो दिन भर मिर्ची चरने का अवार्ड देना चाहिए, हाँ नहीं तो। OMG, थैंक यू सो मच माँ जी, इट मीन्स अ लॉट। आप अवार्ड की तैयारी कीजिए, सोने का होना चाहिए अवार्ड, बोले तो गोल्डन अवार्ड। मैं स्पीच की तैयारी शुरू करती हूँ, ऑल राइट? अरे चुप पागल औरत, है नहीं तो। बहुत हुए इसके ड्रामे। आज के बाद अगर तूने घर की मिर्च को हाथ भी लगाया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, कह देती हूँ। गायत्री अब नताशा संग बहुत सख्ती से पेश आने लगती है और वो उसे मिर्ची को हाथ तक लगाने नहीं देती, जिसके कारण गुस्सा होकर नताशा घर के आंगन में ही मिर्च का पेड़ उगाने का ठानती है और मिर्ची के पौधे को आंगन में लगाती है। बस अब तो किसी का बाप भी मुझे मिर्ची खाने से नहीं रोक सकता। कुछ ही दिनों में इसमें फटाफट मिर्ची उगाएगी और मैं उन्हें तोड़कर खाऊंगी, और अगर माँ जी या स्वीटी ने इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। मिर्ची का पौधा देखकर सभी सर पकड़ लेते हैं। एक दिन घर में गांव से बापूजी आते हैं और तभी घर पूरा खाली होता है। सिर्फ नताशा होती है और वो डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर अजीब और फटाफट तरीके से मिर्ची खा रही होती है। अरे मनोहर बेटा, गायत्री बहू, स्वीटू, वंश बेटा, कहाँ हो तुम सब? अरे ये क्या, ये तो वंश की बीवी लग रही है, लेकिन ये ऐसे फटाफट और डरावने तरीके से मिर्ची पे मिर्ची कैसे खा रही है? बापूजी ये देखकर डर जाते हैं। कहीं इसके अंदर किसी भूतिया आत्मा ने तो प्रवेश नहीं कर लिया? नहीं, बचाओ, भूत आ! बापूजी चिल्लाते हुए डर के मारे अपनी धोती पकड़कर दुम दबाकर पूरी तेज रफ्तार से भाग जाते हैं और नताशा कहती है, ये गली के बेवकूफ बुढ़े भी ना मुंह उठाकर दिन दहाड़े किसी के भी घर में घुस आते हैं। अगली बार दिख जाए ना तो बस मार मार के ना मोर बना दूंगी। नताशा की मिर्ची खाने की बुरी आदत खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और फिर एक रात उसके पेट में बहुत दर्द होने लगता है, इतना कि उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और तभी पता चलता है कि ज्यादा हद से बाहर तीखा खाने की वजह से नताशा को पाइल्स हो गया है। डॉक्टर नताशा की पूरी ट्रीटमेंट करते हैं और फिर कुछ ही दिनों में नताशा खतरे से बाहर भी हो जाती है। तभी ठीक होकर जब वो घर लौटती है, मैं इस दरवाजे के अंदर कदम रखने से पहले आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम सॉरी माँ जी, आप सही थी। आपने हमेशा मुझे वार्न किया, मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और उसका नतीजा भुगत भी लिया मैंने। आज मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं मिर्ची खाऊंगी, लेकिन उतनी ही जितनी मात्रा में बाकी सब खाते हैं। बहुत खूब नताशा बहू, चलो आखिर तुझे सबक मिलने पर सद्बुद्धि तो आई। आजा तेरी आरती उतारूं। गायत्री नताशा की आरती उतारती है और एक नई शुरुआत के साथ नताशा घर में फिर से गृह प्रवेश करती है और जीवन में फिर कभी भी हद से ज्यादा मिर्ची नहीं खाती। कुसुम एक गरीब घराने से आई हुई लड़की होती है और थोड़ी सी सांवली भी होती है। उसकी शादी बिरला परिवार में गौतम से होती है। गौतम अब शादी के इतने समय बाद बोर हो गया होता है और वो कुसुम से दूरी बनाने लगता है। गौतम जी, आप आज ऑफिस के काम से बहुत थक गए होंगे ना? मैंने आपकी पसंद की अदरक और इलायची वाली चाय बनाई है। फॉर गॉड सेक, अरे शांत रहो यार, जब देखो तब आ जाती हो अपने मनहूस शक्ल लेकर। मैंने तुमसे शादी की क्योंकि माँ पापा ने मेरी कुंडली तुमसे मिलाई, वरना तुम जैसी बदसूरत और बेवकूफ लड़की से तो मैं बात तक न करूं। जाओ यहाँ से। गौतम की ये बात सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से रसोई में चली जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। ससुराल में सास रेवती और ससुर कमलजीत भी कुसुम के संग बुरा बर्ताव करते हैं। रेवती और कमलजीत कुसुम से बहुत सारा काम कराते और सभी उस संग नौकरानी की तरह ही पेश आते हैं। बेचारी कुसुम किसी से कुछ कह भी नहीं पाती। क्या करती बेचारी? गौतम के प्रेम में उसकी मीरा जो बन बैठी थी, वो विष का प्याला पीकर सारा दुख सहन कर लेती। एक दिन अचानक से गौतम काव्या नाम की एक लड़की से शादी करके उसे घर लाता है। दोनों के गले में वरमाला होती है। रेवती, कमलजीत और कुसुम ये दृश्य देखकर भौचक्का रह जाते हैं। गौतम,
बेटा तूने ये क्या कर दिया? तूने दूसरी शादी कर ली? मैं और क्या करता माँ, मेरी कुंडली में लिखा था कि जो अनर्थ है वो कुसुम के आने से टल जाएगा, तो मैंने थोड़ी कुसुम से शादी तोड़ी है। मैंने बस एक लड़की से शादी कर ली है। ये काव्या है, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अरे अकल के अंधे, कुसुम के अलावा तुझे किसी और से शादी करनी ही नहीं थी। अब तेरे सिर पर फिर से खतरा मंडराने लगेगा। ओह कम ऑन ससुर जी, ये कौन से जमाने की बातें आप कर रहे हैं? हाँ, ये सारी अंधविश्वास वाली बातें होती हैं। चिल कीजिए। कुसुम की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। वो रोते हुए गौतम से कहती है, गौतम जी क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपकी अर्धांगिनी मैं ही हूँ, ये नहीं। ओ जली हुई कॉफी की शक्ल वाली लड़की, चल हट यहाँ से, क्योंकि अब तेरी सौतन आ गई है और अब गौतम सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। समझ गई ना तू? हाँ कुसुम, मेरे कमरे से अपना सारा सामान बाहर निकाल लो, क्योंकि अब से काव्या उस कमरे में मेरे साथ रहेगी। ये सब सुनकर कुसुम को बहुत दुख होता है। वो रोते हुए गौतम और उसके कमरे में से अपना सारा सामान निकाल लेती है और वो अब घर के आंगन में ही सोने लगती है। बहुत ठंडा है यहाँ, मेरी तो कुल्फी ही जम जाएगी। खैर मेरे होने से ही गौतम जी की सुरक्षा होगी, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि मैं उनका कवच हूँ। हमारी कुंडलियाँ मिली हैं और गौतम जी पर कोई भी मुसीबत आएगी तो उसे सिर्फ मैं ही मात दे सकती हूँ और उन्हें सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। अपने सुहाग को बचाने के लिए मैं हर वो संघर्ष करूँगी जो मुझे करना पड़ेगा। बहुत ठंडा है। कड़ाके की ठंड में कुसुम आंगन में कांपते हुए सोती है और अंदर कंबल ओढ़कर गौतम और काव्या एक साथ सोते हैं। अगले दिन से काव्या ही घर में सारा खाना बनाने लगती है। वो सबके लिए पिज्जा बनाती है। अरे वाह काव्या बहू, तुम तो कुसुम से भी अच्छा पिज्जा बनाती हो। मुझे तो ये पिज्जा बहुत पसंद आया। कमाल है, दिल खुश हो गया आज तो। ओह वाओ, थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच। हाँ? क्या बेबी? क्या तुम गौतम की माँ हो हैं काव्या, जो उसे हर पल बेबी बेबी कहकर पुकारती रहती हो? नहीं सासू माँ, बेबी तो मैं गौतम को प्यार से बुलाती हूँ। आप नहीं समझेंगी क्योंकि आप पुराने जमाने की जो हो। काव्या धीरे धीरे घर में सबको अपने पास करने लगती है। वहीं कुसुम को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। कुसुम अपना खाना खुद बनाया करती और सबके सोने के बाद में ही कुसुम अकेले में रात को अपना खाना बनाया करती। एक दिन गौतम और काव्या दोनों ही हनीमून के लिए निकल रहे होते हैं। गौतम जी, वो आप संभल कर जाइएगा, शिमला में बहुत ठंड रहती है। स्वेटर, शॉल, मफलर, कान टोपी सब ले लिया है ना आपने? ओह माय डियर लवली सौतन, किस हक से तुम गौतम की फिक्र कर रही हो? गौतम अब मेरा पति है, तुम्हारा नहीं, समझी तुम? तो प्लीज आइंदा से यू काली बिल्ली की तरह हम दोनों का रास्ता काटने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? गौतम और काव्या दोनों भी कार में बैठकर हनीमून के लिए निकल जाते हैं। काव्या हनीमून पर भी गौतम का बहुत ज्यादा खर्चा करवाती है और हनीमून से लौटने के बाद भी वो रोज उससे कुछ न कुछ मांगती ही रहती है, जैसे सोना, तोहफे, महंगे कपड़े। ये सब देखकर कुसुम को दाल में कुछ काला लगता है। एक रात कुसुम जब अपना खाना बनाकर खा लेती है और बाहर आंगन में सोने जाती है, तभी वो देखती है कि रसोई की लाइट्स ऑन हो गई हैं। वो रसोई की खिड़की के पास जाती है। ये क्या, इतनी रात गए रसोई में कौन होगा? तभी कुसुम देखती है कि काव्या खाने में कुछ मिला रही है। अब ये बेहोशी की दवा मैं इस खाने में मिला देती हूँ। इसके चलते जब कल ये सब लोग खाना खाएंगे ना तो बेहोश हो जाएंगे और फिर मैं यहाँ इन सब की जायदाद हड़प कर और तिजोरी के पैसे चुराकर इस शहर से रफू चक्कर हो जाऊंगी। कुसुम काव्या की सारी बातें अपने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लेती है और फिर अगले दिन जब काव्या सबको वो बेहोशी की दवा से मिलाया हुआ खाना परोसती है, तभी चलिए चलिए सब लोग खाना खाइए। अरे ये तो कल रात का ही पुलाव है, लेकिन ये हम फिर से खा रहे हैं। इसे तो मैंने कल रात को फ्रिज में रखा था।
हाँ माँ जी, वो मैंने सोचा अब इतना सारा पुलाव बच गया है तो क्यों ना खा ही लिया जाए, क्यों खामखा वेस्ट करना। खाओ खाओ, मजे से खाओ और खा खा के फिर बेहोश हो जाओ ताकि मैं हाथ साफ करके यहाँ से निकल सकूं। रेवती के पहले ही कमलजीत और गौतम उस पुलाव को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये क्या कमलजीत जी, गौतम बेटा, ये दोनों बेहोश कैसे हो गए? हे भगवान! कुसुम बहू, काव्या, जल्दी बताओ तुम दोनों में से इस पुलाव में किसने क्या मिलाया है? कल जब मैं फ्रिज में पुलाव रख कर गई थी, हाँ, तब बताओ जल्दी से। तब तुम दोनों में से रसोड़े में कौन था? बोलो, वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, हाँ, कौन था? मैं नहीं थी सासू माँ, सुबह तो ये पुलाव फ्रिज के बाहर ही था और रात के समय कुसुम ही रसोड़े में खाना बनाती है। अभी दूध का दूध और पुलाव का पुलाव हो जाएगा। तभी वहां अचानक से पुलिस आ जाती है और गौतम और कमलजीत खड़े हो जाते हैं और कुसुम गौतम के गले लगती है। हाँ, इसका मतलब तुम सब ये नाटक कर रहे थे। कमलजीत जी ने बता दिया कि कुसुम ने उन्हें सारा सच सुबह सुबह कमरे के बाहर आने से पहले ही बता दिया था। कुसुम सबको वो वीडियो दिखाती है और इस तरह काव्या की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। वो काव्या थी, फ्रिज में से पुलाव निकाल दिया और उस पुलाव में कुछ मिला दिया। कुसुम, मुझे माफ कर दो, तुमने एक बार फिर से मेरी और हमारे परिवार की जान बचाई। कुसुम, तुम्हें पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो क्योंकि तुम्हारा मन सुंदर है। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इस चोरनी को। इंस्पेक्टर काव्या को गिरफ्तार करते हैं और फिर पूरा परिवार खुशी से साथ साथ रहने लगता है। फतेहपुर कहकर एक गांव में चंदू नामक एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उसकी साइकिल पिंकी के। वो अपना पेट पालने की खातिर समोसे तलता और पिंकी को लेकर गली गली फेरी मारकर उन समोसों को बेचता और पैसे कमाता। गर्मा गर्म समोसे लीजिए, खस्तेदार, चटपटे और मजेदार समोसे, इतने कुरकुरे कि बस मन मचल जाए। आइए आइए, समोसे लीजिए, चंदू के समोसे, आइए आइए आइए। ओ चंदू बिठवा, तनिक 2 समोसे खिलाओ तो, और हाँ, चटनी भर के डालना, कौनो कंजूसी न करना। हाँ, बताई दे रही है पहले ही। ना चाचा, ये चंदू के समोसे हैं। मैं धंधे में कभी भी फायदा नहीं, ईमानदारी देखता हूँ, और मेरे ग्राहकों का पेट भरे और उन्हें इन मसालेदार समोसों को खाकर एक नमकीन सी डकार आ जाए, वहीं पे मैं समझ जाता हूँ कि भाई मेरे समोसे अच्छे बने हैं। क्या समोसे बनाए हैं बॉस, लाजवाब, माइंड ब्लोइंग। ऐसे समोसे तो हमने वो 5 सितारा होटल में भी नहीं खाया। अरे वहाँ 200 रुपए में इतना घटिया समोसा मिला और यहाँ 10 रुपए में इतना स्वादिष्ट और अच्छा समोसा। ओह हाय हाय, ओए होए होए होए, मजे आ गए जिंदगी के। और 2 दे दो चंदू भाई। हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। चंदू के समोसों की अच्छी मात्रा में बिक्री होती क्योंकि उसके समोसों में वैसा मजेदार स्वाद भी होता जो लोगों को पसंद आता और आकर्षित करता। चंदू दिन भर अपनी साइकिल पर सवार होकर फेरी करता और रात भर जागकर आंखें फोड़ फोड़ कर समोसों का मसाला तैयार करता और सूरज सर पे चढ़ते ही गर्मा गर्म समोसों को बड़ी सी कढ़ाई में तलकर साइकिल पे बांध देता है और बेचने के लिए निकल पड़ता। एक रोज गांव में मेला होता है और तभी, ओए पिंकी, तुझे पता है आज गांव में मेला है, मेला। सावन महोत्सव चल रहा है शायद, इसी खुशी में आज तेरा भी थोड़ा गेटअप बदल देता हूँ। चंदू अपनी साइकिल पिंकी को फूलों की लड़ियों से और रंग बिरंगी कपड़ों की डोरी से सजाता है। चमकने वाले डेकोरेशन का सामान भी लगाता है। ये बात, अब लग रही है हमारी पिंकी एकदम फर्स्ट क्लास। नजर ना लगे तुझे किसी की मेरी पिंकिया। थू 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 थू। चंदू पिंकी की बलैया लेता है और फिर मेले में समोसे बेचने निकल पड़ता है। मेले में पहुंचते ही समोसा खाने के लिए ग्राहकों की लंबी कतार लग जाती है। मुझे 6 समोसे पार्सल। और मुझे 2 समोसे दे दो भाई, अब मीठी नहीं, तीखी पुदीने वाली चटनी डालना। और मुझे 3 समोसे और सिर्फ मीठी चटनी देना।
हाँ हाँ, दे रहा हूँ। ये लो, ये आपका, ये आपका, और ये आपका। चंदू की मेले में ढेर सारी कमाई होती है। धीरे धीरे दिन ब दिन गांव में चंदू अपने समोसों के लिए बहुत मशहूर होने लगता है। जिसे देखो बस चंदू के समोसों की ही प्रशंसा करता है और उसे ही खाता है। और युवक और नौजवान भी उसके वीडियो बनाते हैं और वो वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पर। अरे ये देखो चंदू भैया, आप तो पूरे सोशल मीडिया पर छा गए। लाइक्स और कमेंट्स की तो बाढ़ आ गई है। देखिए देखिए। चंदू ये सब सुनकर एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे क्या बवाल कर रहे हो यार, दिखाओ तो हमें। अरे वाह, क्या बात है चंदू, तुम तो हीरो बन गए रातों रात। बहुत बढ़िया बिटवा। अब चंदू के समोसे खाने दूर दूर से लोग आते हैं, जिससे उस गांव में रह रहे समोसे और मिठाई बेचने वालों के पास ग्राहक कम आने लगे। वो सब चंदू की सफलता देख उस पर बहुत जलने लगते हैं और ईर्ष्या के प्रकोप में आकर चाल चलते हैं। सुनो, हम यूं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। हमारी रोजी रोटी पर लात मारने निकला है ये कल मुहा चंदू। इसके काम की तो बैंड बजानी होगी, वो भी हर हाल में। गांव में ऐसी किसी भी जगह पर कहीं भी खड़े रहकर फेरी वाले अपना सामान नहीं बेच सकते, इसीलिए अपनी साइकिल पिंकी पर सवार होकर समोसे बेचता है। लेकिन जब इसकी साइकिल ही नहीं बचेगी तब ये कहां जाकर समोसे बेचेगा? हवा में है? दे ताली। हाँ, प्लान गजब है। दोनों जल्लुकड़े आदमी रात में चंदू के घर के बाहर खड़ी साइकिल पिंकी को तोड़ फोड़ कर तहस नहस कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब चंदू उठता है और ये सब देखता है, तब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे गंगा मैया, ये क्या हो गया मेरी पिंकी को? लगता है किसी गुंडे मवाली लोफर का ही काम है ये। हमने तय किया था कि हम अपनी पिंकिया को घर के अंदर रख लेंगे, न कि इस ठंड में बाहर रखेंगे। लेकिन अब पछताए होत का, आज अब चिड़िया चुग गई खेत। अब मैं समोसे बेचने कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं? गांव में फेरी वालों को एक जगह पर रहकर सामान बेचने पर मनाही है। चंदू बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं और क्या नहीं। वो हर गली, हर मोहल्ले, चौक चौराहे पे और नुक्कड़ पे जाकर समोसे बेचता है, लेकिन उतना नहीं चल पाता जितना कि वो रोज अपनी साइकिल पिंकी के जरिए दूर जा पाता। थक गए हम तो। अरे हमारी पिंकी के होते हुए हम पूरे दिन भर में कई सारी जगहों पर जाकर खूब सारे समोसे बेच पाते और हमारी कमाई पर भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अब तो मानो दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं हम पर। चंदू की बहुत कम कमाई होने लगती है और इस बात को लेकर वो काफी उदास और परेशान सा रहने लगता है। उसके तो खाने के भी लाले पड़ने लगते हैं और वो अब बड़ी दुविधा में फंस जाता है। एक दिन वो एक पेड़ के नीचे सर पर हाथ रखे बैठा हुआ होता है और तब अचानक वहां से एक गाड़ी गुजर रही होती है, जिसमें भोपू में एक आदमी कोई घोषणा कर रहा होता है। सुनो 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 सभी गांव वालों, आ गया है सुनहरा मौका सभी खाना बनाने वालों के लिए। गांव में आयोजित की जाने वाली है एक ऐसी प्रतियोगिता जिसमें आप चटपटी डिश और स्वादिष्ट व्यंजन पकाओगे। सबसे अच्छे और मजेदार पकवान बनाने वाले को मिलेंगे पूरे 7 लाख रुपए, वो भी इनाम के तौर पर। ये सुनकर चंदू खुशी से चमक उठता है और अपने आप से बोलता है, अरे वाह, ये तो वाकई में एक सुनहरा मौका ही है। मैं भी इस प्रतियोगिता में भाग लूंगा और समोसे बनाऊंगा। अब जीतना और हारना तो गंगा मैया के हाथों में है, लेकिन मैं तो पूरी मेहनत और लगन से प्रतियोगिता में भाग लूंगा। चंदू उस प्रतियोगिता में भाग लेता है और मजेदार और स्वादिष्ट समोसे बनाता है, जिन्हें चखकर जज खुशी से झूम उठते हैं और चंदू को ही विजेता घोषित करते हैं। और हमारे इस प्रतियोगिता के विजेता है चंदू समोसे वाला। तालियां तालियां। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई पड़ती है और चंदू को पूरे 7 लाख का इनाम दिया जाता है। वो सबसे पहले बहुत सारे पैसे भरकर अपनी टूटी हुई साइकिल पिंकी की बहाली करवाता है और उसे फिर से नई नवेली बना देता है और अपने लिए एक बड़ा घर भी बनवाता है और गरीब लोगों की मदद करता है और बेसहारा जानवरों को खाना और रहने की जगह देकर उनकी देखभाल भी करता है।
शीला जी की 5 बहुएं होती हैं, जिनका इकलौता पति शीला का बेटा रणधीर होता है। रणधीर ने सबसे पहले प्रीति से लव मैरिज किया। शादी के बाद रणधीर के पिताजी के परम मित्र की बेटी करीना उससे रणधीर शादी कर लेता है, क्योंकि करीना के पिताजी ने रणधीर के पिताजी की बहुत देखरेख की होती है मुसीबत भरे समय में, और उसी का कर्ज चुकाने के लिए उसने ये शादी की। उसके बाद एक तूफानी रात में उसे उसके बचपन की सहेली चांदनी मिलती है, जो बुरी अवस्था में होती है, और उसे सहारा देने के लिए और समाज में जगह देने की खातिर वो उससे ब्याह कर कर घर ले आता है। और फिर चौथी बार वो जाने अनजाने में एक गांव में फंस जाता है, जहां के लोग जबरदस्ती उसकी एक गांव की लड़की रज्जो संग शादी करा देते हैं। अब जब संतानी सुख की बात आती है, तब उसे पता चलता है कि चारों बीवियां बांझ हैं, तो वो 5वीं बार अंजलि से शादी करता है बच्चा पैदा करने के लिए। अब देखते हैं क्या हाल होता है इन 5 बहुओं के एक पति का। अरे ओ हमार 5 कलमुही बहुरियो कहाँ मर गई? तनिक नाश्ता तो दे दे। हैं? का अपनी सास को जान से मारने का इरादा है का? खान पान ना दे के? तभी 5 बहुएं वहां पर आती हैं और बोलती हैं, जी नहीं सासू माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, कल रात को हम और रणधीर जी देर तक जागे थे, एक ही कमरे में थे। क्या? रणधीर जी? और वो भी तुम्हारे साथ? हाय मोरी मैया, ये तो अच्छा नहीं हुआ। और नहीं तो क्या, रणधीर जी ने मुझ संग शादी की है क्योंकि तुम चारों बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन अब मैं ये क्या सुन रही हूँ, यहाँ मुझे छोड़कर रणधीर इस करीना की बच्ची के साथ रंगरलिया मना रहा है। आने दो उन्हें, आज तो उनकी खैर नहीं। ओह गॉड, माय डियर जल कुकड़ी सौतनो, इतना भी मत जलो, पहले पूरी बात तो सुन लो। अरे रणधीर जी को ऑफिस का बहुत सारा काम था, और फिर मैं भी तो एक कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैंने उनकी कुछ प्रेजेंटेशन फाइलें बनाने में मदद की बस। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे नास पीटियों कलमुहियों, तुम लोगन को अपन पिया संग रंगरलिया मनाने की दिलचस्पी पड़ी है, और यहाँ पे तुम लोगन की सास भूख के मारे मर जा रही है। उनकी तो कौनों को फिक्र ही नहीं है। निर्दयी बहुए, कौनो फायदा नहीं हमारी 5 बहुए होकर भी। हाँ, शांत हो जाओ माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। प्रीति और करीना तुम दोनों पराठे बनाओ, और रज्जो और चांदनी तुम दोनों मेज साफ कर दो और बर्तन समेट दो। 5 बहुएं नाश्ता बनाने में लग जाती हैं। फिर रात में जब रणधीर ऑफिस से घर आता है, तभी रणधीर, और रणधीर, तुम्हारी और मेरी शादी की सालगिरह आ रही है। चलो ना इसी बहाने किसी ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ सिर्फ मैं और तुम रहेंगे। हाय मोरी मैया, ओए अंजलि करमजली खिसक तो। हाँ, आई बड़ी रणधीर जी, आप ना हमारे साथ चलिए, हम ना मेले में जाके सैर करेंगे। वो बुढ़िया के बाल, आलू की जलेबी, गोलगप्पे और पता नहीं का खाएंगे, मजा आ जाएगा। नहीं, रणधीर जी हमें दुबई ले जाएंगे और हम वहाँ पर खूब घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे। क्यों रणधीर जी, ले जाएंगे ना आप मुझे? ढेर सारी शॉपिंग करके ढेर सारी चीजें दिलाएंगे ना आप मुझे? ना, रणधीर मेरे बचपन का दोस्त है, हम 2 सबसे पहले जाएंगे, और वो भी अकेले घूमने। हाँ, और मैं क्या करूंगी? रणधीर जी तुम चारों के पति और मेरे भाई हैं क्या? रणधीर जी ने सबसे पहले मुझसे सच्चा प्यार किया, मुझसे शादी की, तो इसका मतलब उन पर सबसे ज्यादा मेरा हक है। हाँ। अरे बस, तुम 5 का मुंह नहीं दुखता क्या इतनी बक बक करके? अरे पति थका हारा घर आया है, ऐसा नहीं कि उसे एक गिलास पानी दे दो। आते ही अपनी अपनी हनीमून की प्लानिंग शुरू कर दी। ओह सॉरी रणधीर जी, 1 गिलास क्या, आप 100 गिलास पानी पीजिए, लेकिन हमको दुबई जरूर ले जाइए। 5 बीवियां इसी तरह रणधीर को परेशान करती रहती हैं और बस उससे शॉपिंग करा के उसकी जेब खाली करती रहती हैं। शीला अब अपनी 5 बहुओं के प्रति और भी कठोर हो जाती है और उनसे खूब काम करवाती है, जिससे परेशान होकर वो 5 बीमार होने का ढोंग करती हैं और कुछ काम नहीं करती। देख ला लल्ला, तोहरी 5 लुगाइयां कैसे बिस्तर पर पकड़कर बैठ गई हैं और सारा काम हमरे गले में बांध दिया है, कौन फांसी का फंदे की तरह।
ये पांचों संग शादी करने से अच्छा तो कुंवारा ही रह जाता, वही अच्छा होता। हमरे तो भाग ही फूटे हैं, क्या करें। माँ, अब हम और कर भी क्या सकते हैं? हमारे भी नाक में दम कर रखा है उन पांचों ने। फंस गए हैं ये 35 फेरे लेकर। 35 फेरे? हमारा मतलब 5 मेहरारू है ना, तो पांचों संग 7 फेरे लिए तो उका गणित 35 फेरे। हम तोहरा के लाख समझाए रहे, लेकिन तोहरे ही अंदर पता नहीं कौन ज्वालामुखी खा लावा बह रहा था। रणधीर भी अपनी बीवियों से परेशान हो चुका था और उसकी माँ शीला भी अपनी पांचों बहुओं से परेशान हो चुकी थी। करवा चौथ का पावन पर्व आता है। पांचों बहुएं शीला और रणधीर के सामने ऐसे दिखाती हैं कि उन्होंने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से रणधीर के लिए व्रत रखा है, जबकि पांचों बहुएं छुप के दबाकर खाना खाती हैं और रात में छत पर सुहागन की तरह सज संवर कर अपनी अपनी थाली लेकर चांद निकलने का इंतजार करती हैं। ओ बहुओं, देखो चांद आवत है। हाय मोरे मैया, रणधीर जी आइए, पहले हमारा व्रत खोलिए और हमें शगुन का तोहफा दीजिए। हमका पता है कि आप हमरे खातिर रानी हार बनवा कर लाए हैं। नहीं रणधीर जी, पहले आप हमारा व्रत खोलिए और हमारा डायमंड ज्वेलरी का वो सेट दीजिए। नहीं रणधीर जी, पहले आप मेरा व्रत तोड़िए और मुझे तोहफा दीजिए। रणधीर, तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और माँ जी की भी देखभाल करती हूँ, तो तुम पहले मेरा व्रत खोलो, आओ, वरना फिर चांद बादलों में छुप जाएगा। जल्दी आओ और मेरा तोहफा भी दे दो मुझे पता है कुछ एक्सपेंसिव ही लाए हो। ओ अंजलि कर अंजलि, तो हार मतलब का है कि हम लोगन रणधीर जी से नफरत करत हैं और सासू माई पर अत्याचार। हाँ? तुम पांचों ने मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है या अपने तोहफों के लिए? हाँ, रणधीर और शीला एक मिठाई बर्फी खाते हैं और खाने के बाद दोनों चक्कर खाकर गिर जाते हैं और जब अगली सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि पांचों बीवियों ने पूरी तिजोरी खाली की है और उन्होंने रणधीर को लूट लिया है और भाग गई हैं। अरे नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरी पांचों बीवियां मुझे कंगाल करके चली गई। अब तो मैं न घर का रहा न घाट का। और कर 50 शादियां। हाँ, कल मुहा कहीं का। अब बैठ यहाँ पे रोते और पछताते हुए।